स्टूडेंट्स, हेलो एंड वेलकम बैक। उर्मिला शर्मा इज हियर। और डियर स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। अब बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स मीन्स वो बातें जो क्या है, हम जब अकाउंटिंग का काम करते हैं या अकाउंट्स को रिकॉर्ड करते हैं, जिन चीज़ों को हम बार बार यूज़ करते हैं वो होती हैं अकाउंटिंग की टर्म्स। अब अकाउंटिंग की टर्म्स कौन कौन सी हैं? सबसे पहले है हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या है? बिजनेस ट्रांजैक्शन एक एक्टिविटी है जो हर बिजनेस में फ्रीक्वेंटली होती रहती है। और ये क्या है? एक्टिविटी ये नहीं है कि अगर हम कोई भी काम करेंगे तो वो बिजनेस एक्टिविटी बन जाएगी। उस एक्टिविटी का इकोनॉमिक होना ज़रूरी है। इकोनॉमिक मीन्स वो प्रॉफिट का मोटिव अपने माइंड में रखते हुए हम अगर उस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं तो उस एक्टिविटी को कहेंगे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो उसको ही कहते हैं हम बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस से रिलेटेड कोई भी हम सेल परचेज करते हैं या फिर जो हमारी असेट्स और लाइबिलिटीज़ की वैल्यू में चेंजेस लाती है, हमारी कैपिटल में चेंजेस लाती है, उसको हम कहते हैं बिजनेस की ट्रांजैक्शन। अब ट्रांजैक्शंस की मेन फीचर कौन कौन सी हैं वो देखिए। एक तो क्या है, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। इट इन्वॉल्व्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स अगर हम कोई चीज़ें खरीदते हैं, वो किसी को जस्ट ऐसे गिफ्ट देने के लिए खरीदते हैं या डोनेट करने के लिए परचेज उनको करते हैं, तो उसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कहेंगे। वो क्या होगी? बिजनेस की ट्रांजैक्शन नहीं होगी। तो बिजनेस की ट्रांजैक्शन होने के लिए उसका इकोनॉमिक एक्टिविटी होना ज़रूरी है। और इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती है जो क्या है, प्रॉफिट या लॉस जनरेट करती है। जरूरी नहीं कि उससे प्रॉफिट और लॉस भी हो सकता है, लेकिन मोटिव मेनली हमारे माइंड में होता है उसका प्रॉफिट अर्न करना। सेकेंडली क्या है, जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको हम दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन कौन सी होती है? जो क्या है, बिजनेस के इंटरनल वो होती है जो क्या है, बिजनेस के अंदर ही की जाती हैं। और एक्सटर्नल वो जो उसी तरह का या किसी और तरह के बिजनेस करने वाली यूनिट है उसके साथ हम एक्टिविटी करते हैं। इंटरनल का क्या मतलब है कि जैसे हम अपने ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में प्रोडक्ट्स को बनाते हैं, ठीक है, वो क्या हो गया? इंटरनल एक्टिविटी हो गई। और एक्सटर्नल क्या हो गई कि दूसरी किसी और अदर पार्टी के साथ सेल या परचेज करना, उसे हम कहेंगे एक्सटर्नल एक्टिविटी। थर्डली इसकी क्या इक्वालिटी होनी चाहिए, क्या इसकी चीफ फीचर है? इसकी वजह से क्या है, हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन होगी उसमें चेंज आता है। यानी कि या तो हमारी असेट्स बढ़ जाती हैं या घट जाती हैं, लाइबिलिटीज़ या कैपिटल भी या तो बढ़ जाते हैं या फिर कम हो जाते हैं। तो इससे क्या होगा, फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज आएगा। अब देखिए, जैसे हम क्या है, हमने किसी कस्टमर ने हमसे सामान परचेज किया, उससे क्या हो गया, हमारी गुड्स कम हो गई, ठीक है, तो हमारा स्टॉक कम हो गया यहाँ पे। और उसने परचेज करने के बदले में हमें कैश की पेमेंट की, तो उससे कैश हमारा इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पे क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन पे इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, इसकी एक चीफ जो फीचर है, मेन फीचर क्या है बिजनेस ट्रांजैक्शन की, कि इसकी वजह से फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज आता है। और फोर्थ इसकी फीचर क्या है, द चेंज मस्ट बी कैपेबल इन द एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ मनी। जो चेंज आएगा, जो भी पोजीशन में या प्रॉफिटेबिलिटी में चेंज आएगा, उसको मॉनेटरी टर्म में एक्सप्रेस करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये हम लास्ट चैप्टर में भी कर चुके हैं कि बिजनेस की ट्रांजैक्शन वही होती हैं जिनको मॉनेटरी वैल्यू में हम मेजर कर सकते हैं और उनको रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो देखिए, अगर हमारे गोदाम में आग लग जाती है, ठीक है, उससे क्या है, नुकसान हो जाता है सामान का, तो क्या हो गया, वो नुकसान को हम पैसों में माप सकते हैं ना, कि इतने 10,000 का या 15,000 का जो मटेरियल है या जो गुड्स हैं वो ख़राब हो गई हैं। तो वो क्या होगा हमारे लिए, उसको हम मनी में मेज़र कर सकते हैं। तो उसको हम क्या है, ट्रांजैक्शंस मान सकते हैं। सेकेंडली देखिए, अगर कोई हमारा बहुत अच्छा मैनेजर है बिजनेस में, वो रिटायर हो जाता है, ठीक है, उसकी वजह से बिजनेस को लॉस तो होने वाला है, लेकिन क्या उसके रिटायरमेंट को हम मॉनेटरी वैल्यू में एक्सप्रेस कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो ऐसी ट्रांजैक्शंस को हम क्या है, बेशक से वो हमारे प्रॉफिट और लॉस को अफेक्ट करती हो, लेकिन डायरेक्टली उसको हम मनी में मेजर नहीं कर पाते, तो उनको हम बिजनेस की ट्रांजैक्शंस नहीं कहेंगे। अब देखिए, इवेंट, नेक्स्ट हमारी जो टर्म आती है अकाउंटिंग की वो है इवेंट। इवेंट क्या होता है, ट्रांजैक्शंस जो होती हैं उनकी वजह से जो रिजल्ट आता है, ठीक है, जो ट्रांजैक्शन होंगी, ट्रांजैक्शंस की वजह से जो रिजल्ट आता है उसको हम कहते हैं इवेंट। अब देखिए, जैसे बिजनेस स्टार्ट किया किसी पर्सन ने, ठीक है, उसने कैपिटल इन्वेस्ट की और साथ में क्या है, उसने गुड्स परचेज की, कुछ उसमें से सेल कर दिया, उन सब की वजह से जो नेट रिजल्ट आएगा उसे हम कहेंगे इवेंट। अभी देखिए, इसके यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखे हैं।
सचिन स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैपिटल ऑफ ₹5 लाख। 5 लाख की कैपिटल से वो बिजनेस स्टार्ट करता है और उन 5 लाख में वो क्या करता है, गुड्स परचेज करता है ₹4 लाख की। उन 4 लाख में से 3/4 वैल्यू की जो गुड हैं उनको सेल कर देता है। कितने रुपए में सेल करता है, 3,80,000 में। ही आल्सो पेज 20,000 एज अ रेंट ऑफ गोडाउन। अब ये क्या है, जस्ट ऐसे इंट्रोडक्शन दे दी, ठीक है, ऐसे ही बता दिया। अब इनसे हम क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं, देखिए इनमें से कितने ट्रांजैक्शन बनेगी। पहले क्या है, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट हुई 5 लाख की, ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट ऑफ 5 लाख इन बिजनेस। परचेज गुड्स फॉर ₹4 लाख, परचेजिंग ऑफ गुड्स 4 लाख, सेकेंड ट्रांजैक्शन हो गई, ठीक है। थर्ड क्या हुआ, 3/4 ऑफ गुड्स सोल्ड फॉर ₹380, मेकिंग कैश सेल, कैश में सेल हुई है ना 380 की। पेमेंट ऑफ गोडाउन रेंट 20,000। तो यहाँ पे 4 ट्रांजैक्शन होगी और ये चारों ही ट्रांजैक्शन आगे क्या है, 4 इवेंट जनरेट करेंगी। 4 इवेंट कैसे जनरेट करेंगी, देखिए सबसे पहले क्या है, 60,000 का प्रॉफिट आ गया। 60,000 का प्रॉफिट कैसे आया, अब देखो हमने सेल कितनी की, 3,80,000 की हमने सेल की, लेकिन ये 3,80,000 क्या है, 3/4 गुड्स हैं और वो टोटल गुड्स कितनी थी, 4 लाख की। 4 लाख का 3/4 कितना आएगा, 3 लाख, कितना आ जाएगा, 3 लाख आएगा। 4 लाख का 3/4 जब हम निकालेंगे तो 3 लाख आ जाएगा। एक्चुअल में वैल्यू थी उन गुड्स की 3 लाख और उनको सेल किया था हमने 380 में, और 20,000 हमने उस पर गोडाउन का रेंट पे कर दिया। तो बैलेंस कितना आया, 60,000 का आ गया, ठीक है। एक्सपेंसेस वगैरह माइनस करने के बाद कितना 60 बच गया। 60 क्या है, यहाँ पे हमारा प्रॉफिट आ गया। तो ये प्रॉफिट क्या है, 60,000 का हमारी ये जो ट्रांजैक्शन हुई है इसका रिजल्ट है। तो 60,000 का जो प्रॉफिट है ये क्या बन गया, हमारे लिए इवेंट बन गया, ठीक है। ऐसे ही 4 एग्जाम्पल इसी तरह से दे रखे हैं। क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ 1 लाख कंप्यूटेड एज, अब क्या है, क्लोजिंग इन्वेंट्री या फिर स्टॉक भी कहते हैं हम इन्वेंट्री को। 1 लाख रुपए की इन्वेंट्री कैसे आई, देखिए जो 1/4 ऑफ गुड्स हैं वो अभी तक सेल नहीं हुई। 4 लाख की हमने गुड्स परचेज की थी, 4 लाख में से जो 3 लाख की थी वो हमने सेल कर दी। कितनी की बची हुई है, 1 लाख अभी भी बचा हुआ है। तो ये क्या है, हमारा क्लोजिंग स्टॉक हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से है हमारा ये, इनको हम कहेंगे इवेंट्स। जब कुछ ट्रांजैक्शंस का नेट रिजल्ट निकलता है उसे हम कहते हैं इवेंट। नेक्स्ट है अकाउंट। अब देखिए अकाउंट क्या है, किसी एक पर अकाउंट के बारे में मैंने जब हमने अकाउंटिंग साइकिल किया था उसमें बताया था कि अकाउंट क्या है, ये लेजर का फर्स्ट स्टेप है। यहाँ पे जब अकाउंट बनता है तो मीन्स हम लेजर में पोस्टिंग कर रहे हैं यहाँ पे। अब देखिए कोई एक पर्सन है, उससे रिलेटेड जो सभी तरह की इंफॉर्मेशंस उसकी होंगी, हम उससे कुछ रिसीव कर रहे हैं या उसको कुछ पेमेंट कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम एक ही जगह पर रिकॉर्ड करते हैं, उसको हम कहते हैं अकाउंट। अब अकाउंट की होती हैं 2 साइड, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। जो राइट हैंड साइड में होता है वो होता है क्रेडिट, और जो लेफ्ट हैंड साइड का कॉलम होगा उसे हम कहेंगे डेबिट वाली अमाउंट, ठीक है। अब जैसे कोई राम हो गया कोई पर्सन, उससे हमने क्या क्या चीज़ें परचेज की, कितना कितना उसको सेल किया, ठीक है। राम के साथ जितनी भी ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द ईयर हमने की हैं उन सबको हम क्या है एक ही जगह पे रिकॉर्ड करेंगे और उसको क्या कहेंगे, राम का अकाउंट हो गया या श्याम का अकाउंट हो गया या किसी एक थर्ड पर्सन कोई भी हो गया, उससे रिलेटेड सभी ट्रांजैक्शन को जब एक ही जगह रिकॉर्ड करेंगे तो वो उस पर्सन का अकाउंट बन जाएगा। अकाउंट जो होता है इंग्लिश का वर्ड होता है ना टी फॉर्मेट में बनता है। ये हो गई इसकी क्रेडिट साइड और ये हो गई इसकी डेबिट साइड, ठीक है। अब जो डेबिट साइड, वैसे तो इसकी क्या स्पेलिंग होती है, DEBIT होता है डेबिट, लेकिन इसको एब्रीवेटिव फॉर्म में हम DR लिखते हैं। ऐसे ही क्रेडिट को एब्रीवेटिव फॉर्म में हम CR लिखते हैं। तो ये हो गया अकाउंट हमारा। अब देखिए नेक्स्ट आ जाता है हमारा, ये देखिए यहाँ पे अकाउंट की फॉर्मेट हमें दे रखा है, T फॉर्मेट है। यहाँ पे हम उसकी एक्सप्लेनेशन देते हैं, यहाँ पे अमाउंट को रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट साइड, ऐसे ही यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन देंगे और यहाँ पे अमाउंट को रिकॉर्ड करेंगे कि कहाँ से कैसे कैश हमारे पास आया और कैसे हमारा कैश गया। नेक्स्ट आ जाता है कैपिटल। अब देखिए कैपिटल क्या है, कैपिटल हम उस अमाउंट को कहते हैं जो एक बिजनेसमैन बिजनेस में इन्वेस्ट करता है प्रॉफिट कमाने के लिए, ठीक है। अब वो इन्वेस्टमेंट कैसे हो सकती है, कैश में भी हो सकती है, गुड्स में भी हो सकती है, असेट्स में भी हो सकती है। जो भी चीज़ें जिस टाइम वो जिस डेट को वो बिजनेस स्टार्ट करेगा और जिस जिस फॉर्म में वो अपना पैसा वहाँ पे यूज़ कर रहा है, लगा रहा है फ्यूचर में बेनिफिट्स कमाने के लिए, उन सब चीज़ों को हम कहेंगे कैपिटल। तो वहाँ पे सिर्फ पैसे का होना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसे के साथ साथ क्या है वो गुड्स भी हो सकती हैं और असेट्स भी हो सकती हैं। जैसे मान लो हम अपनी क्या है नई शॉप
शॉप खोलना चाहते हैं, ठीक है। शॉप खोलने का मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर जो हम मटेरियल रखेंगे सिर्फ उसको ही इंक्लूड करेंगे। शॉप को कंस्ट्रक्शन करने में, उस जगह को खरीदने में, ठीक है, उसके अंदर फर्नीचर लगाने में, वो सारी चीज़ें भी तो किस में आएंगी, वो कैपिटल में आएंगी। तो कैपिटल जो मेनली क्या होता है, हमारी नेट असेट्स जो होती हैं, असेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। अब देखिए जो कैपिटल होती है वो भी लाइबिलिटी होती है, लेकिन ये इंटरनल लाइबिलिटी होती है। ये है किसी बाहर के थर्ड पर्सन को हमें पेमेंट नहीं करना। कैपिटल के लिए जो हमें पेमेंट करना है वो हमने किसको करना है, वो ओनर को करना है। तो जो कैपिटल है ये भी लाइबिलिटी साइड में आती है बैलेंस शीट में, लेकिन इसको हम क्या मानते हैं, इंटरनल लाइबिलिटी मानते हैं। इसको बाहर वाले पर्सन को हमें पेमेंट नहीं करना होता। अब देखिए कैपिटल क्या होती है, असेट्स में से जब लाइबिलिटीज को, आउटसाइड लाइबिलिटीज को माइनस कर देते हैं तब हमारे पास क्या है, कैपिटल का बैलेंस आ जाता है। देखिए फॉर एग्जांपल सपोज दैट द फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर इन द बुक्स ऑफ अ फर्म। कैश 20,000, कैश क्या है, हमारी असेट है, मशीनरी भी असेट है, स्टॉक भी असेट है, डेबिटर्स भी असेट्स हैं, एंड क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स क्या है, आउटसाइडर है, ठीक है, आउटसाइड लाइबिलिटी है ये हमारी। तो ऐसी सिचुएशन में कैपिटल क्या होगी, ये सारी चीज़ें ऐड हो जाएंगी, सिर्फ क्रेडिटर्स को इनमें से हम माइनस कर देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, कैपिटल आ जाएगी या फिर ओनर्स इक्विटी। अब देखिए कैपिटल को हम 4 नामों से जानते हैं। एक तो होती है कैपिटल, सेकंड ओनर्स इक्विटी यानी कि जो मालिक होते हैं उनका जो हक होता है, ठीक है। सेकेंडली इसको क्या बोलेंगे, नेट वर्थ और नेट असेट्स। 4 नाम हमने इसको दिए हैं, इन सब का मीनिंग सेम रहता है। अब देखिए ड्राइंग्स, ड्राइंग्स के वर्ड, ड्राइंग वर्ड जो है इसके नाम से पता चलता है ड्रॉ करना। जब क्या है, बिजनेसमैन, सिर्फ जो बिजनेसमैन होता है वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए या तो कैश यूज़ करे या फिर बिजनेस जिस प्रोडक्ट में डील करता है उन गुड्स को ड्रॉ करे, वो भी पर्सनल यूज़ के लिए। ये नहीं है कि अगर वो बिजनेस में ही उनको सेल कर रहा है या कहीं एडजस्ट कर रहा है तो उसको ड्राइंग मानेंगे। वो अपने घर में यूज़ करने के लिए, अपने पर्सनल यूज़ करने के लिए वहाँ पे अगर यूज़ करता है तो उसे हम ड्राइंग्स कहते हैं। अगर बिजनेस की तरफ से उसके घर की इलेक्ट्रिसिटी के बिल वगैरह या फिर उसका पर्सनल टेलीफोन बिल या उसका इनकम टैक्स पे किया जाता है तो वो किस में आते हैं, वो सब ड्राइंग्स में इंक्लूड होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या है, लाइबिलिटी 2 तरह की है। जस्ट मैंने अभी ऊपर जब हम कैपिटल के बारे में पढ़ रहे थे मैंने आपको बताया था लाइबिलिटी 2 तरह की होती हैं, आउटसाइडर लाइबिलिटी और जो इनसाइड लाइबिलिटी होती हैं, ठीक है। इनसाइड लाइबिलिटी होती है कैपिटल और आउटसाइड लाइबिलिटीज कौन सी हैं, जो हमने बाहर के लोगों को पेमेंट करनी है, आउटसाइडर्स को पेमेंट करनी होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इंटरनल लाइबिलिटी, इसको तो मैंने बता ही दिया आपको। इंटरनल लाइबिलिटी क्या है, जो हमने ओनर्स को देनी होती है, पार्टनर जो हमारे बिजनेस के ओनर होते हैं उनको। उसमें क्या क्या चीज़ आती है, एक तो कैपिटल आती है और दूसरे प्रॉफिट्स आते हैं। प्रॉफिट भी कौन से, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। अब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट क्या होते हैं, वो प्रॉफिट्स जो हमने बिजनेसमैन को पे करने थे लेकिन अभी तक पे नहीं किए हैं और वो बिजनेस में एक रिजर्व में या एक फंड में जमा होते रहते हैं, उनको हम कहते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। नेक्स्ट आ जाते हैं एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। एक्सटर्नल लाइबिलिटी कौन सी हैं, जो बाहर के लोगों को, आउटसाइडर्स को पेमेंट करनी होती है हमें। और हम क्यों पे करते हैं, या तो हमने उनसे कुछ सामान खरीदा होगा या उन्होंने कुछ अपनी सर्विसेज हमें दी होंगी। तो वो लोग कौन होते हैं, हमारे एक्सटर्नल लाइबिलिटीज होती हैं या क्रेडिटर्स होते हैं। अब देखिए बैंक ओवरड्राफ्ट होता है, वो भी क्या है, हमारे लिए लाइबिलिटी होता है। अब बैंक ओवरड्राफ्ट होता क्या है, देखिए जब बिजनेसमैन बिजनेस करता है तो उसे डेली बहुत सारी लेन देन करने पड़ते हैं। उसके लिए वो क्या करता है, बैंक में अपना अकाउंट खोलता है। बैंक में अकाउंट खोलता है, वो क्या करता है, वहाँ से पैसे उसमें डालता भी रहता है और वहाँ से निकालता भी रहता है। अब जितना हमारा बैंक पे पैसा जमा है, एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं कि हमने ना बैंक में 10,000 रुपीज़ हमारे अकाउंट में जमा है और हमने किसी को 15,000 का चेक काट के दे दिया, तो बैंक हमारी तरफ से क्या है, 15,000 की पेमेंट कर देगा। लेकिन हमारे अकाउंट में तो 10,000 जमा थे, ठीक है। अब जो 5,000 एक्स्ट्रा उसने हमारी तरफ से पेमेंट किया है वो हमारे लिए क्या हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया। तो ये भी क्या है, हमारे लिए एक तरह की लाइबिलिटी होगी, क्योंकि अभी तो बैंक ने हमारी तरफ से, हमारी बिहाफ पे पेमेंट कर दी, लेकिन फ्यूचर में हमने क्या है, बैंक को वो 5,000 रुपीज़ देने तो है ना। तो ठीक है, ये क्या है, हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट हो जाता है। और क्या हो गया, बिल्स पेबल हो गए। बिल्स पेबल भी एक तरह से क्रेडिटर्स की तरह ही होते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होते हैं, मीन्स वो एक्सपेंसेस या वो खर्चे जो हमने अभी तक पे नहीं किए हैं लेकिन वो हमें अभी पे करने बाकी हैं और उसको हम यूज़ कर चुके हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए इस साल का हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल
12,000 है, ठीक है, पूरे साल का 12,000 का इलेक्ट्रिसिटी का बिल है। और अभी डेट हमारी कौन सी आ गई है, हमारा अकाउंट क्लोज करने का टाइम आ गया 31 मार्च आ गया है, लेकिन हमने इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेमेंट किया है अभी तक सिर्फ 10,000। एक्चुअल में हमें 12 करना था, लेकिन हमने 10 पेमेंट किया है। तो जो 2,000 का बैलेंस है ये हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया, कि जो खर्चा हम अभी पे करेंगे, ठीक है। तो ये हो गए हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब देखिए लाइबिलिटीज़ जो है, लाइबिलिटी को आगे दो तरह से कैटेगराइज, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ को, ठीक है, दो तरह से कैटेगराइज किया है, दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी जिसको हम नॉन करंट लाइबिलिटीज़ भी बोलते हैं, और सेकेंडली करंट लाइबिलिटीज़, ठीक है। अब नॉन करंट क्या है, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ वो लाइबिलिटीज़ होती हैं जिन्हें जिनकी पेमेंट हमें 1 ईयर से ज़्यादा के टाइम में करनी होती है, जैसे जो लॉन्ग टर्म लोन होते हैं, ठीक है, जो जिनकी पेमेंट हमें 1 साल के बाद करनी है, वो क्या होते हैं, हमारे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ होती हैं। और करंट लाइबिलिटीज़ जिनको हमने विद इन 1 ईयर के टाइम पीरियड में पेमेंट करनी है। अब लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ में कौन कौन से आएंगे, जैसे लॉन्ग टर्म लोन हो गए, ठीक है, डिबेंचर्स वगैरह हो गए। इनके बारे में आप आगे सीखोगे, अभी आपको ये नए नाम है बिल्कुल अलग लग रहे होंगे, लेकिन जैसे जैसे आप अकाउंटेंसी की बुक पढ़ते रहोगे ये वर्ड्स आप जान जाओगे इनका क्या मीनिंग है, ठीक है। लॉन्ग टर्म लोन हो गए या डिबेंचर्स वगैरह हो गए, या जो और हमने बाहर से एडवांसेस वगैरह ले रखे हैं, जिनको हमने 1 साल से ज़्यादा के टाइम पीरियड के लिए उधार ले रखा है, 1 साल से पहले हमें उनकी पेमेंट नहीं करनी है, वो हमारी लाइबिलिटीज होती हैं लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। नेक्स्ट आता है टॉपिक हमारा करंट लाइबिलिटी। अब करंट लाइबिलिटी क्या है, वो लाइबिलिटीज़ या वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जिनको हमने 1 ईयर के अंदर अंदर पेमेंट करना है, यानी कि जो 1 ईयर का अकाउंटिंग पीरियड है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, उसके अंदर हमने उनको अगर पेमेंट करनी है तो वो होते हैं हमारी करंट लाइबिलिटीज़। और इसमें मेनली कौन कौन से हो गए, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, जस्ट मैंने अभी आपको समझाया है कि ओवरड्राफ्ट क्या होता है। बिल्स पेबल हो गए, ठीक है, बिल्स पेबल भी क्रेडिटर्स के सिमिलर होते हैं। क्रेडिटर्स हो गए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के बारे में भी जस्ट मैंने अभी आपको बताया है। शॉर्ट टर्म लोन्स मीन्स वो लोन जो हमने 1 साल या उससे कम पीरियड के लिए ले रखे हैं, उसको हम शॉर्ट टर्म लोन कहते हैं। तो ये तो हो गई बात लाइबिलिटीज़ की। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारे असेट्स। अब असेट्स भी लाइबिलिटीज़ की तरह क्या है, इनको भी हमने अलग अलग तरीके से कैटेगराइज किया है। पहले तो वो जान लेते हैं हम कि असेट्स एक्चुअल में होता क्या है। देखिए असेट्स क्या है, असेट्स एक प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर बिजनेस का पोजेशन है, बिजनेस का मालिकाना हक है, ठीक है। असेट क्या है, वो प्रॉपर्टी हैं जिनके ऊपर बिजनेस का पोजेशन होता है या मालिकाना हक होता है, और वो क्या है, उनके बिजनेस के नाम से वो रजिस्टर होती हैं, ठीक है, उनको हम कहते हैं असेट्स। दूसरे वर्ड्स में हम क्या कहते हैं कि जिसकी वजह से बिजनेस क्या है, फ्यूचर में प्रॉफिट कमाने वाला है, या फिर जिसकी वजह से उसको कैश जनरेट होने वाला है या बेनिफिट होने वाले हैं फ्यूचर में, उनको हम एसेट कहते हैं। अब देखिए जैसे हमारी लैंड हो गई, ठीक है, लैंड को हम बिजनेस में यूज़ करेंगे, वो क्या होगी, बिजनेस की प्रॉपर्टी होगी, और उसकी वजह से क्या है, उसको लैंड का रेंट भी मिल सकता है अगर वो कहीं और यूज़ करते हैं, या फिर क्या है, उस पर वो अपना और बिजनेस के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन या अपनी कोई बिल्डिंग वगैरह तैयार कर सकते हैं, ठीक है। बिजनेस में फर्नीचर यूज़ किया है, फर्नीचर क्या है, कस्टमर आएंगे बैठेंगे उनको यूज़ करेंगे, कंफर्टेबल होगा वो, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अट्रैक्ट होंगे। तो जो भी चीज़ें हम बिजनेस के अंदर जो असेट्स यूज़ करते हैं या जो प्रॉपर्टीज़ बिजनेस की होती हैं, उनको हम बिजनेस में काम लाते हैं फ्यूचर में प्रॉफिट अर्न करने के लिए, उन्हें हम कहते हैं असेट्स, ठीक है। अब असेट्स की मेन फीचर क्या क्या है, एक तो ये रिसोर्सेज होते हैं वैल्यूएबल होने चाहिए, ठीक है, इनकी मार्केट में वैल्यू होनी चाहिए, मॉनेटरी वैल्यू होनी चाहिए इनकी। नेक्स्ट क्या है, इन रिसोर्सेज पे बिजनेस की ओनरशिप होनी चाहिए, ठीक है, इन एसेट्स के ऊपर या इन रिसोर्सेज के ऊपर बिजनेस की ओनरशिप होनी चाहिए। और थर्ड इसकी स्पेशल बात क्या है कि इनको हम मनी में मेज़र कर सकें, इनकी मॉनेटरी वैल्यू होनी चाहिए। अब एसेट्स को भी आगे क्लासीफाई किया गया है किसमें, 2 तरह की एसेट्स में, नॉन करंट एंड करंट। जैसे लाइबिलिटीज़ हैं नॉन करंट एंड करंट, उसी तरह से एसेट्स भी नॉन करंट और करंट होते हैं। नॉन करंट वो एसेट्स होती हैं जिनको हम रीसेल करने के लिए नहीं परचेज करते, ठीक है। नॉन करंट एसेट्स कौन सी हैं, जिनको रीसेल के लिए परचेज नहीं किया जाता, उनको बिजनेस में लंबे टाइम तक यूज़ करने के पर्पज से खरीदा जाता है। तो वो कौन कौन सी हैं, मेनली लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी,
कंप्यूटर्स हो गए, मोटर व्हीकल्स हो गया, फर्नीचर हो गया, ये सारी चीज़ें क्या है, नॉन करंट एसेट्स हैं। क्योंकि बिजनेसमैन कभी भी जो लैंड या बिल्डिंग होती है, जो मशीनरीज वगैरह होती हैं, या जो अदर इक्विपमेंट्स होते हैं, जो मोटर गाड़ियाँ वगैरह होती हैं, उनको कभी भी ये सोच के नहीं खरीदता कि मैं 6 महीने में या 1 साल में उनको सेल कर दूंगा। वो चाहता है कि उनको लंबे टाइम तक बिजनेस में यूज़ किया जाए और प्रॉफिट को अर्न करने में वो हेल्प करें। ठीक है, अब देखिए आगे जो फिक्स असेट्स हैं उनको भी फर्दर क्लासीफाई कर दिया गया है। किसमें, 2 तरह की असेट्स में, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। अब टेंजिबल असेट्स कौन सी होती हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, जिनको हम देख सकते हैं। ठीक है, वो होती हैं टेंजिबल असेट्स, जैसे लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, कंप्यूटर, मोटर बाइक, मोटरसाइकिल, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, टेंजिबल में आती हैं। अब सेकंड कैटेगरी आती है इनटेंजिबल असेट्स की। इनटेंजिबल असेट्स कौन सी होती हैं, जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, लेकिन अगर वो असेट है तो मॉनेटरी वैल्यू तो उनकी होनी चाहिए। तो इसकी दो स्पेशल बातें क्या हैं इनटेंजिबल असेट्स की, एक तो इनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, इनको हम टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, इनको हम सिर्फ फील कर सकते हैं। ठीक है, और इनकी क्या है, मॉनेटरी वैल्यू होती है, और ये क्या है, प्रॉफिट, किसी भी बिजनेस की प्रॉफिट की अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाते हैं, प्रॉफिट को अर्न करने में वो हेल्प करते हैं। जैसे क्या हो गया, गुडविल हो गया। गुडविल कौन सी एसेट होती है, इनटेंजिबल एसेट होती है। और गुडविल का क्या मतलब होता है, गुड नेम ऑफ द फर्म। फर्म का जो मार्केट में रेपुटेशन होता है, गुड नेम होता है, उसे हम गुडविल कहते हैं। ऐसे पेटेंट्स हैं, कॉपीराइट्स हो गए, ट्रेडमार्क्स हैं, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर हैं, ये सभी चीज़ें वैल्यूएबल हैं और ये प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करते हैं, लेकिन हम इनको देख नहीं सकते, सिर्फ इनको हम फील कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गई, इनटेंजिबल असेट्स हो गई। नेक्स्ट है हमारे करंट असेट्स। करंट असेट्स भी करंट लाइबिलिटीज की तरह है, जैसे जिनको हम विद इन 1 ईयर में कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। करंट असेट्स कौन सी हैं, जिनको हम विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं बिना किसी ज़्यादा नुकसान के, जैसे डेटर्स हो गए। ठीक है, और स्टॉक हो गया। स्टॉक क्या है, लंबे टाइम तक हम नहीं रखते, विद इन 1 ईयर में हम सोचते हैं कि हमारा जितना भी स्टॉक हमने तैयार कर रखा है वो हमारा सेल हो जाए, वो कैश में कन्वर्ट हो जाए। तो ये थी हमारी असेट्स डियर स्टूडेंट्स। आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, कीप लर्निंग विद मी एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड पुट योर थम्स ऑन द लाइक बटन। थैंक यू।